ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास है। यहाँ पे लिखा है क्लास 1। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये दिख रहा है इतने पे या बड़ा करना होगा? एक बार ये भी बता दीजिए। हाँ, बुक से देखना ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन होगा। कुछ टॉपिक नहीं समझ रहा होगा तो बीच में थोड़ा 10-15 मिनट आधे घंटे के लिए बुक देख सकते हैं अगर आपके पास है तो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। क्लियर है? ये फॉन्ट सही है या कि इससे बड़ा चाहिए आप लोगों को? सही है ना? ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट आर स्टेशनरी इज कॉल्ड। ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर दे थोड़ा। ठीक है, हो गया बड़ा? ठीक है, द फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट आर स्टेशनरी इज कॉल्ड। बताइए क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्टेशनरी है, उसको क्या बोलेंगे? बहुत लोगों का आंसर सही है। ठीक है, और नाम नहीं लेंगे सबका क्योंकि हम लोगों को जो है जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। ओके, और जितना जरूरत हो कम से कम आप लोगों को मैसेज कुछ ऐसे टाइप करके देना है, पूछना है। स्टार्टिंग में आप लोग नहीं पूछे कुछ तो लास्ट में जो है आप अपने डाउट जो है, डाउट नहीं मतलब कुछ ऐसे जनरल कुछ पूछना होगा तो लास्ट में आप लोग को टाइम दूंगा उसमें पूछना है। और यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन आता हो या नहीं आता हो सबको आंसर करना है। आप रॉन्ग भी आंसर करेंगे तो एग्जाम में जाएंगे वो राइट होगा। ठीक है, बैठे नहीं रहना, नहीं आता है तो भी दीजिए, तुक्का मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप सीखने आए हैं। ठीक है, ये मत सोचिए कि आपका मैसेज जो है सभी स्टूडेंट देख रहे हैं तो शर्म की बात है, नहीं शर्म की बात नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो दूसरे क्लास से ऐसा कर देंगे कि आपका मैसेज जो होगा, आप सभी का मैसेज सिर्फ मैं देखूंगा और आप अपना मैसेज खुद देखेंगे और कोई दूसरा मैसेज आपका नहीं देखेगा, ये भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज जो है आपका चैट जो है सार्वजनिक है, सभी देख रहे हैं, फिर भी नहीं शर्माना है, आंसर करना है। ठीक है, सबका आंसर सही है, जितने आंसर आया है वो सबका आंसर सही है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो वो स्टैटिक है, वो है स्टैटिक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, दो टाइप का स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर मोशन में है तो डायनेमिक फ्रिक्शन होता है। ये देखिए, अगर ऑब्जेक्ट जो है अगर मोशन में है तो डायनेमिक फ्रिक्शन होता है। और डायनेमिक फ्रिक्शन के भी दो टाइप होता है, दो टाइप। ये कहीं आपको नहीं पता होगा। एक होता है काइनेमेटिक और दूसरा होता है काइनेटिक। बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे इसके पहले जानते होंगे कि काइनेमेटिक और काइनेटिक एक ही चीज होता है। बहुत ऐसे होंगे, मैं भी जब पढ़ रहा था तो मैं काइनेमेटिक और काइनेटिक, कहीं पे काइनेटिक पढ़ता था कहीं काइनेमेटिक पढ़ता था, मुझे लगता था दोनों एक ही चीज है। बहुत बाद में जाकर समझ में आया, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम की प्रिपरेशन में कर रहा था, उस टाइम समझ में आया मुझे कि ये दोनों चीज अलग अलग है। ठीक है, तो दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, दो टाइप के फोर्स होता है, समझिए कि एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। स्टैटिक जो है जो बॉडी है जो रेस्ट में है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है। ठीक है, और जो मोशन में है उसको बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। और डायनेमिक फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं, एक काइनेमेटिक और एक काइनेटिक। काइनेमेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो विदाउट फोर्स होता है, विदाउट फोर्स। ठीक है, और काइनेटिक जो होता है वो फोर्स कंसीडर करते हैं इसमें, फोर्स विथ फोर्स। क्लियर है? ठीक है, किसी को डाउट है? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी मैं बताया कि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके आना है। अगर नहीं भी जो करके आया ना, कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन यहीं पे समझेगा और पूरा कंसेप्ट के साथ में लेकर चलूंगा। एक एक चीज याद रखना है, आप एग्जाम में जाएंगे, क्वेश्चन यहाँ पे आया है स्टेशनरी की, कौन सा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होगा तो कौन सा फ्रिक्शन होगा। ठीक है, आप एग्जाम में जाएंगे तो हो सकता है कि पूछ लेगा कि डायनेमिक फ्रिक्शन के बारे में पूछ लेगा या काइनेमेटिक और काइनेटिक का डिफरेंस पूछ लेगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाए या यहाँ से बन जाए या फिर यहाँ से बन जाए।
ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है, समझ में है। और स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जो स्टेशनरी होता है, जो रेस्ट पोजीशन में होता है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आधा अधूरा जैसे पढ़ कर गए ना, याद नहीं, रट्टा नहीं मारना है, समझना है, दिमाग भी लगाना है। अब देखिए रट्टा इसको मारकर चले गए तो इस पर क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि सर पढ़ाई ही नहीं है। तो सर क्या है, कितने हजारों क्वेश्चन तो आप रट के नहीं जाएंगे ना, कंसेप्ट को क्लियर करके जाएंगे तो हजारों क्वेश्चन को कर लेंगे। कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आप 100 क्वेश्चन करके जाएंगे और हजारों क्वेश्चन कर लेंगे। वहां पे 1000 क्वेश्चन नहीं आएगा, बात बता रहा हूं कि हजारों क्वेश्चन आ जाएगा तो भी कर लेंगे, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हिच कैन स्लाइड ऑन अ फिक्स्ड सरफेस इज। बताइए इसका आंसर क्या होगा। नहीं तो थोड़ा सा तेजी में अगर चलना है तो आप आंसर नहीं बताएंगे, मैं चल लूंगा। देखो ठीक है, सब देखिए आंसर सबको करना है, ठीक है, आंसर सबको करना है। यहाँ पे सिर्फ अमन का आंसर जो है राइट है, डी आंसर है। द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच कैन स्लाइड ऑन अ फिक्स्ड सरफेस इज। देखिए एक फिक्स सरफेस है, ठीक है, और एक डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ये एक बॉडी है, ठीक है, और इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इधर अगर पुश कर रहा है तो एक फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट में भी तो आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, उसी को बोला जाता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। इधर फोर्स लगा रहा, ठीक है, हल्का मान लीजिए ऐसा फोर्स लगा रहा, आगे ही नहीं बढ़ रहा। आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि मान लीजिए 50 किलो का कुछ वेट रखा हुआ है, आप हल्का सा धक्का मारे तो आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि फ्रिक्शन से वो पकड़ा हुआ है, ठीक है। अगर उसके अगेंस्ट आप उससे ज्यादा फोर्स लगाते हैं एक लिमिट के बाद, तो आपको वो आगे जाएगा, ठीक है, और आपको फील होगा कि आपको फोर्स लगाना पड़ रहा, तो होता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ये हमेशा अपोजिट रहता है, इसके अपोजिट रहता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो होता है वो फोर्स फ्रिक्शन होता है, राइट। A body of weight 30 Newton rests on a horizontal floor. A gradually increasing horizontal force is applied to the body which just start moving when the force is 9 Newton. The coefficient of friction between the body and the floor will be. ये थोड़ा चिपक गया है, यहाँ पास है ऑप्शन को, तो चलिए इसको समझ लेंगे हम लोग। बहुत एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो पता होगा, 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बता दीजिए, नहीं तो रुकूंगा नहीं, मैं जल्दी से आपको बता दूंगा मैं आंसर, ठीक है। क्या है, अ बॉडी वेट ऑफ 30 मीटर रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इसके ऊपर एक बॉडी है जिसका वेट जो है, वेट वो है 30 न्यूटन, ठीक है। वेट ऐसा होता है तो नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स बोलिए तो एन जो होता है इसके अपोजिट में होता है, जितना वेट रहेगा उतना ऐसे नॉर्मल रिएक्शन रहेगा उसके अपोजिट साइड में। तो हम लोग लिखते हैं W इक्वल टू एन, W इक्वल टू एन भी होता है, ठीक है। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड टू द बॉडी व्हिच जस्ट स्टार्ट मूविंग व्हेन द फ्लोर इज 9 न्यूटन, ठीक है। क्या है, फ्लोर फोर्स है, फोर्स इज 9 न्यूटन, यहाँ फ्लोर था, ठीक है। तो ये जो है वो फोर्स जो है, इसमें फोर्स को P बोला जाता है, या चाहे चलिए F बोलते हैं। फोर्स इक्वल टू है 9 न्यूटन, और यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन होता है, ये बॉडी और इस फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन होता है। तो ये फ्रिक्शन जो होता है म्यू होता है, तो ये और एन मिलकर ये जो होता है वो म्यू एन बन जाता है, ठीक है। ये नहीं भी समझेगा तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि ये आपको याद हो, बस एक कंसेप्ट बता दिया। एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम में क्या करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये बस इतना याद रखिएगा कि W इक्वल टू एन होता है, और एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू F बाई एन होता है, फोर्स बाई एन होता है, ठीक है, फोर्स बाई एन होता है। तो फोर्स 9 न्यूटन का है और एन जो है वो एन यानी W 30 है, 30।
तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, बस ये याद रखना है, 3/10 डी हो गया आपको आंसर, यही याद रखना है, ये सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, अगली बार से कभी भी एक बार प्रैक्टिस ये डायग्राम बना के कीजिएगा, उसके बाद कभी प्रैक्टिस भी मत कीजिएगा डायग्राम बना के, डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप एकेडमिक कॉलेज का एग्जाम नहीं दे रहे हैं और ना ही डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखने वाले हैं, तो एक एक डायग्राम को आपको करना है, डायग्राम दिमाग में आपके होना चाहिए। ठीक है, और बस ये फार्मूला लिखेंगे और कर देंगे। ठीक है, अगर फार्मूला भी आपको पता है, फार्मूला भी आपको पता है, वो भी आपके दिमाग में रहेगा, एग्जाम में जब जाएंगे तो घर में प्रैक्टिस कर रहे फार्मूला लिखेंगे, ताकि बार बार लिखेंगे याद होगा। जब एग्जाम में जाएंगे फार्मूला भी जरूरत ना हो, छोटा क्वेश्चन हो तो नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू फोर्स बाय एन होता है या फोर्स बाय वेट होता है, तो फोर्स बाय वेट यहीं से ले लेना है। फोर्स बाय वेट होता है तो 9/30, यहीं से कट पिट करेंगे तो 3/10 आ जाएगा, यहीं दिख रहा है, यहीं पे। ठीक है, ये डायग्राम नहीं रहेगा तो भी यहीं पे दिख रहा आपको 9/30। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। A body of mass 5 kg is pushed up to 2 meter on a smooth 30-degree inclined surface by a force of 60 Newton acting parallel to the plane. The work done on the body is, ठीक है, उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन है। A body of mass 5 kg is pushed up to 2 meter on a smooth 30-degree inclined surface. ये बॉडी है, ठीक है, फ्लोर एक सरफेस है, ये सरफेस यहाँ पे 30 डिग्री एक इंक्लाइन है। ठीक है, और 30 डिग्री इंक्लाइन पे एक बॉडी है, राइट, और ए पुशअप टू 2 मीटर है। ठीक है, 2 मीटर और इंक्लाइन सरफेस बाय फोर्स ऑफ 60 न्यूटन, और इसमें फोर्स जो लग रहा है 60 न्यूटन का लग रहा है, 60 न्यूटन का क्या है, फोर्स लग रहा है। आप उसी एक फार्मूला है वर्क डन का, वर्क डन इक्वल टू mgh, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, पुशअप टू 2 मीटर मतलब यहां से लेके यहां तक, ऐसे इंक्लाइन जो है यहां से लेके यहां तक, ये बॉडी मतलब ये बॉडी पहले यहां था, ऐसे पुश किया तो यहां तक गया, तो ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक मान लीजिए वो 2 मीटर का है। ठीक है, द वर्क डन ऑन द बॉडी इज, बताइए कोई बता सकता है? चलिए मैं बताता हूं। तो वर्क डन हमें निकालना है, W वर्क डन इक्वल टू होता है mgh, m होता है मास, g ग्रेविटी होता है, और h जो है हाइट होता है। तो इसमें देखना बात यह है कि 5 kg का मास यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मास इक्वल टू 5 kg। ठीक है, तो मास आप रख लेंगे 5 इंटू 9.81 होता है, जी का वैल्यू 9.81 होता है, ये आपको पता होगा, पता है ना। और एच जो है, ये मेन है कि एच क्या होगा, ये मेन है कि एच जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो इंक्लाइन जो है 30 डिग्री से है, ठीक है, और मास ऐसे वर्टिकली है, ठीक है, वर्टिकली है, और एच हमें निकालना है। तो एक चीज आपको बताया था कि ये जब भी ऐसे वर्टिकल जो साइन एक ऐसे होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल जो होता है कॉस थीटा होता है, और वर्टिकल जो होता है साइन थीटा होता है। तो ऐसे वेट है ऐसे, तो ये जो है ये हम लोग लेंगे साइन थीटा, यानी साइन 30 डिग्री लेंगे हम लोग, और डिस्टेंस जो है 2 मीटर का है, मतलब इतना पुश किए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो डिस्टेंस लेंगे 2 इंटू साइन 30 डिग्री, 2 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है अगर आपको पता होगा तो इसको जो है कैलकुलेट करके कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा हार्ड भी होता है कैलकुलेशन, बट आपको करने आता है तो कर लेंगे। ठीक है, हाँ, अच्छा फिर से बताएं, ठीक है। देखिए फिर से बताते हैं,
ये मास है मतलब क्या है, वेट है, मान लीजिए, ठीक है। इस ये है, यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला है mgh, ये याद कर लीजिएगा, mgh ये है। और पोटेंशियल वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी का भी बाद में बताऊंगा कि फॉर्मूला यही होता है। तो mgh होता है। मास यहाँ पे दिया हुआ है 5, g का वैल्यू आपको पहले से पता होता है 9.8, नहीं पता होगा तो अब याद कर लीजिए कितना होता है, ठीक है। मामला है डिस्टेंस का, डिस्टेंस मतलब ये मामला है एच का, हाइट का, यहां से यहां तक का हाइट पूछ रहा है, यहाँ का यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए हाइट। तो इसमें ये एंगल इसको भी कंसीडर करेंगे जो 30 डिग्री पे इंक्लाइन है, उसके बाद बॉडी रखा हुआ है और एक पुश होके 2 मीटर तक ऊपर गया है, ठीक है, ऊपर गया है 2 मीटर तक। तो ये करेंगे 2 इंटू साइन 30। अगर आगे किसी क्वेश्चन में मैं बताऊंगा, यहाँ पे साइन 30 तो ये वर्टिकल है, वेट जहां जहां भी ये वेट को कंसीडर करना है, वर्टिकली कुछ हाइट मेजर करना है तो साइन 30 डिग्री होगा। और कोई इस टाइप से हमें इस डायरेक्शन में अगर हॉरिजॉन्टल में कुछ ऐसे एंगल को कंसीडर करना होगा तो वहां पे कॉस आएगा, वो हम लोग करेंगे। तो 2 साइन 30 डिग्री आ गया। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा बता दीजिए। किसी को याद आ रहा तो बता दीजिए। साइन 30 1/2 आता है। ये देखिए क्या होगा, 9.81 को हम लोग 10 मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा 50, 10 मान लिए तो, इंटू 2 इंटू साइन 30 होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 50 जूल के आसपास हो जाएगा। तो 50 जूल कहीं है क्या, नहीं है, थोड़ा कम है, 49.05 जूल, क्योंकि हमने 10 लिया है, 9.81 ही लेंगे ना तो हमारा आंसर 49.05 जूल आ जाएगा। और वर्क डन का यूनिट होता है जूल में, ठीक है। एक चीज जान लीजिए, आप यहाँ पे न्यूमेरिकल करके गए, हो सकता है कि एग्जाम में जाएंगे और आपको सिंपल वर्क डन या फिर एनर्जी का एसआई यूनिट पूछ लेगा, तो यूनिट पूछ लेगा। अब मान लीजिए आप बोले कि वो तो क्वेश्चन मैंने किया नहीं था, बहुत सिंपल है लेकिन मैंने किया नहीं, आपने किया है। ये वर्क डन निकाले तो हमने यूनिट इसका जूल में दिया है, यहाँ पे सभी जूल में दिया है। तो ऐसे आपको पढ़ते टाइम ऐसे दिमाग लगाकर पढ़ना है कि ये यूनिट देखना है, इसका मतलब आपको याद होना चाहिए। अच्छा, वर्क डन का यूनिट जो होता है वो जूल होता है, और वर्क डन और एनर्जी एक ही चीज होता है, ठीक है, समझ गए। एनर्जी इज कैपेसिटी टू डूइंग वर्क। एनर्जी वो होता है जो किसी काम करने की क्षमता होती है, किसी काम करने की जितनी क्षमता होती है उसको ही एनर्जी, उसी को वर्क बोलते हैं, ठीक है, एनर्जी बोलते हैं, काम करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हैं। अब समझ में आ गया, ठीक है। और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल ओबल है वो भी याद करके आपको रख लेना है अपने स्टडी टेबल के सामने, जहां भी आप पढ़ते हैं स्टिकी नोट्स या कुछ भी लगा दीजिए। छोटे छोटे चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A body of mass 5 kg accelerate at a constant rate of 2 meter per second square, ये सेकेंड स्क्वायर है, ये 2 यहाँ दिख रहा मतलब ऊपर है, ठीक है। On a smooth horizontal surface due to an external force acting at 30 degree with horizontal, the magnitude of the force is, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछ रहा है, मतलब देखते ही आपको आंसर आ जाएगा। आ रहा, ओके, बढ़िया है, एकदम मजा आना चाहिए एकदम क्लास में, ठीक है, मजा आ जाना चाहिए आपको क्लास में, ठीक है। A body of mass 5 kg accelerate at a constant rate of 2 meter per second square on a smooth horizontal surface, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर एक है बॉडी। ये फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, कि आज जो क्वेश्चन करा रहा हूँ पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कंबाइंड क्वेश्चन है, सारा टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, और नहीं पढ़े होंगे ना थ्योरी तो भी समझ में आएगा, गारंटी है, यहीं पे समझा दूंगा, ठीक है। बट ये अगले क्लास से ऐसा नहीं करना है कि मैं बिना पढ़े चल जाता हूँ लाइव क्लास में तो समझ ही लेता हूँ, नहीं, पूरा पढ़ कर आइए, ठीक है।
जो रिकॉर्डेड क्लास है आपका थ्योरी का उससे पढ़ कर आइए, ज्यादा मजा आएगा, यहाँ पे रिवाइज होगा आपका। तो ये जो है मास जो है वो 5 kg का है, बॉडी एक्सिलरेट कर रहा है, ए मतलब एक्सिलेशन ए इक्वल टू 2 मीटर पर मास 5 kg एक्सिलरेट कर रहा है, ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये बॉडी एक्सिलरेट कर रहा है मतलब मूव कर रहा है, ठीक है। अब क्या बोला है, यहां से देखिए हॉरिजॉन्टल सरफेस, ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग एट 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। क्या बोल रहा, ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग एट 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, मतलब यहां एक ऐसे ले लेते हैं, तो यहां से मान लीजिए एक लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है, तो फोर्स जो है क्या आ गया ये, हाँ ये जो फोर्स है मतलब यहां से ये फोर्स जो है 30 डिग्री इंक्लाइन पे है। ये क्या है, फोर्स की बात कर रहा है, फोर्स की बात कर रहा है, यहां समझने वाली बात है। तो एक एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग एट 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल है यहां से 30 डिग्री पे फोर्स एक्ट हो रहा। आप यहां से भी ले लेंगे तो भी कोई गड़बड़ी नहीं होगा, अगर आप यहां से भी ले लेंगे तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा, ये 30 डिग्री होगा, ठीक है। कहां से हो रहा, हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री इंक्लाइन फोर्स, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल जब है तो मैं क्या बोला था कि cos थीटा होगा, क्या होगा, cos थीटा होगा। अगर ये मास और वेट की बात होता है या नॉर्मल रिएक्शन की वर्टिकली का, तब हम लोग sin थीटा लेते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, सिंपल है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फोर्स निकालना है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, बात खत्म हो गया। बट यहाँ पे क्या है कि 30 डिग्री इंक्लाइन है फोर्स। जब 30 डिग्री इंक्लाइन फोर्स है तो हम लोग लिखेंगे फोर्स ऐसे लिखेंगे, एफ cos 30 डिग्री इक्वल टू होगा मास इंटू एक्सीलरेशन। सिंपल फोर्स पूछेगा तो मास इंटू एक्सीलरेशन है, अगर इंक्लाइन है जितने एंगल से तो एफ cos 30 डिग्री होगा, फोर्स cos 30 डिग्री, जितने डिग्री से इंक्लाइन होगा वो लिखना है, ठीक है। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, नहीं वैल्यू निकालना ही नहीं है, आपको इस पे भी ध्यान देना है, साथ साथ ऑप्शन पे भी ध्यान देना है कि क्या करना है। नहीं तो क्या होता है कि एग्जाम में जल्दी जल्दी हम करते हैं क्या है कि पूरा वैल्यू हम निकालने लगते हैं। जैसे अभी मैं ही सोच रहा था कि cos 30 का वैल्यू क्या होगा, इसमें लिखेंगे, बट जरूरी नहीं है, ऑप्शन है यहाँ पे cos 30 में ही है, तो कुछ करने की जरूरी नहीं है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज, ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही लिखेंगे एफ cos 30, एफ cos 30 डिग्री इक्वल टू मास जो है 5 है इंटू एक्सीलरेशन जो है 2 है, ठीक है। तो फोर्स F इक्वल टू ये cos 30 जो है इधर चला जाएगा तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 10 बाय cos 30 डिग्री, यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। अब आप एग्जाम में जाएंगे सिंपली फोर्स पूछ देगा, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। आंसर आ गया आपका, बहुत बढ़िया, आंसर आप लोग करते रहिए ऐसे ही, ठीक है। तो कौन सा होगा, 10 अपॉन cos 30 डिग्री, आंसर सी होगा, ठीक है। न्यूटन न्यूटन लिख देता हूँ यहाँ, फोर्स का यूनिट जो है न्यूटन में होता है। एग्जाम में जाएंगे फोर्स का यूनिट ही पूछ देगा, इतना सिंपल एनसीएल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर। क्या मान लीजिए एक क्वेश्चन नहीं आया तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, बदल के क्वेश्चन आएगा, अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज, अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पूरे दिमाग लगा के आपको पढ़ना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। The maximum frictional force which comes into play when a body just beginning to slide over the surface of another body is known as, ये याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, just beginning to slide, अभी
तुरंत वो स्लाइड होने जा रहा है, तुरंत स्टार्ट हो रहा, स्लाइड होना है तुरंत, एकदम उसी टाइम का बोला, जैसे स्टार्ट हो रहा ना उसी टाइम का बोल रहा। तो उस समय कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बताइए। बहुत सही है आंसर आप लोग का, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या लगेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। आंसर होगा सी, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा क्वेश्चन में, जस्ट बिगिनिंग टू स्लाइड, जस्ट स्लाइड होने जा रहा है, स्टार्ट हो रहा स्लाइड होने का, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा उस समय। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्यों है बताता हूं। ये एक सरफेस है, अब सरफेस है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन होगा ना, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा। और ये एक बॉडी रखा हुआ है। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन की वजह से ही ये बॉडी एक जगह पे रुका हुआ है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता मतलब एकदम प्लेन चिकना रहता तो बॉडी स्लाइड हो जाता है। वो फ्रिक्शन की वजह से ही रुका हुआ है। मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो फ्रिक्शन की वजह से ही मैं यहाँ पे खड़ा हूं, क्योंकि मेरे जूते में सोल लगा हुआ है, ठीक है। और कुछ फर्श जो है उसमें भी कुछ फ्रिक्शन है, ऐसे है टाइल्स यहाँ पे, बट उसमें भी कुछ फ्रिक्शन है। अगर इस पे ऑयल नीचे गिरा दिया जाए इस फर्श पे और इस पे मैं खड़ा हूं तो खड़ा नहीं हो पाऊंगा ना, गिर जाऊंगा, मैं स्लाइड हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये बॉडी है। अब एक यहाँ पे इंसान क्या है, एक इंसान है यहाँ पे फोर्स लगा रहा, ऐसे फोर्स लगा रहा। मान लीजिए ये बॉडी जो है वो 50 kg का है, वेट है, तो एक इंसान वेट लगा रहा है, वेट, ठीक है, फोर्स लगा रहा है, बट वो स्लाइड नहीं हो रहा। जैसे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा, जैसे उस स्लाइड होना स्टार्ट हुआ तो वो जो है वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब इस फ्रिक्शन का जो बॉडी रुका हुआ था उसके फ्रिक्शन को, उस लिमिट को क्रॉस कर लिया तभी स्लाइड होगा, इसलिए ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन। आ रहा समझ में? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। तो ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो लिमिट को क्रॉस कर गया। एक लिमिट होता है जहां पे रुका होता है बॉडी, उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। 7th नंबर देखिए, द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द सरफेस इज 0.20 व्हिच प्रिवेंट द बॉक्स फ्रॉम स्लाइडिंग, ठीक है। एक बॉक्स है जहां पे बॉक्स और सरफेस के बीच में 0.2 का फ्रिक्शनल फोर्स है, जिसकी वजह से वो क्या है, प्रिवेंट, मतलब स्लाइड होने से रोका हुआ है। इतना फ्रिक्शन है इसलिए स्लाइड होने से रुका हुआ है। इफ द बॉक्स डी एक्सिलरेट, एक्सिलरेशन का उल्टा होता है डी एक्सिलरेट, मतलब एक्सिलरेट मतलब मान लीजिए आगे बढ़ जा रहा तो डी एक्सिलरेट मतलब ऐसे अगर कोई चीज इंक्लाइन होगा तो पीछे पड़े आ रहा हो, ठीक है, इतना ही समझ जाए। विथ डी एक्सिलरेट विथ a meter per second square, then calculate the deceleration if the force applied is ma, यानी mass into acceleration, ठीक है, ओके। बताइए इसका आंसर बता दीजिए। वहीं पे है, मैंने फार्मूला बता दिया है, समझा भी दिया है। अगर वही फार्मूला को जो 5-6 क्वेश्चन ऊपर हुआ ना उसी में ये क्वेश्चन है, तो इसका थोड़ा बता दीजिए आप लोग। चलो एक का आंसर आया, अभी देखते हैं। सही है, सही आपका आंसर जो आ गया है। ये ऐसा है कि एक सरफेस है और यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वेट होता है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं m। ये फोर्स लगता है तो यहाँ पे लिखते हैं p, और ये अपोजिट फोर्स लगता है f, मतलब ये फ्रिक्शन होता है। अपोजिट फोर्स लगता है f, यानी ये फ्रिक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू इक्वल टू 0.2 दिया हुआ है। और कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। और दिया है एक्सीलरेशन ए दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। वेट इक्वल टू होता है mg, और वेट इक्वल टू होता ही है n, ठीक है। इतना चीजें आपको पता है, तो वही फार्मूला लगा लेना है।
ठीक है। और फोर्स, अप्लाइड फोर्स इज ए में दिया है, यानी ये जो फोर्स है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, ये आपको पता है। ओके, तो आया आंसर आप लोग का। चंद्रभूषण ओम प्रकाश, 2 लोगों का आंसर सही है। ठीक है, चलिए तो देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है, एफ वाई एन होता है। फोर्स की अगर बात करें, फोर्स इक्वल टू ये होता है म्यू एन। ठीक है, म्यू एन होता है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन लिख लीजिए, म्यू को ऐसे ही रहने दीजिए। एन का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू होता है। एन का मतलब वेट होता है। वेट इक्वल टू होता है एम जी, मास इंटू ग्रेविटी। मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, इस एम को क्या करिए, फाड़ दीजिए यहीं पे। ठीक है, अब हमें पूछ क्या रहा है, देन कैलकुलेट द डी एक्सीलरेशन। डी एक्सीलरेशन का मतलब ए, एक्सीलरेशन या डी एक्सीलरेशन ए होगा और उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, डी एक्सीलरेशन। तो ए इक्वल टू म्यू होगा, म्यू जो है 0.2 और जी का वैल्यू जो होता है 9.81 होता है। तो 9.81 को हम समझ लेंगे कि 10 है, 10 के आसपास है। 10 के आसपास है मतलब आ जाएगा 20, नहीं 20 नहीं आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे, तो 2 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कहाँ गया आंसर, ये गया। ये है, किसी को डाउट बताइए, किसी को अगर डाउट हो तो। नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following option is correct about the method used to reduce the friction? कौन सा इसमें से मेथड यूज करेंगे जो कि करेक्ट मेथड, जो कि फ्रिक्शन को कम करेगा। ठीक है, कोई भी मान लीजिए मशीनरी पार्ट से तो उसमें फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या करते हैं, लुब्रिकेशन का यूज करते हैं ना हम लोग, यूज ऑफ लुब्रिकेंट। इसलिए पार्ट पूजा कहीं कहीं फ्रिक्शन को कम करने के लिए ऑयल वगैरह डाला जाता है। तो फ्रिक्शन बहुत जगह पे हमारे लिए अच्छा भी होता है और फ्रिक्शन बहुत जगह खराब भी होता है। अगर मशीनरी पार्ट की बात करें, इंजन की बात करें, तो वहां पे फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, बट फिर भी फ्रिक्शन को पूरा खत्म नहीं किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। थोड़ा बहुत फ्रिक्शन तो हर जगह आपको मिलेगा ही। तो उसी फ्रिक्शन को कम करने के लिए ऑयल का लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। ठीक है, अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग लुब्रिकेंट होता है। ओके, आगे मौका मिलेगा तो हम लोग जब मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे तो वहां लुब्रिकेंट के बारे में भी कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, बट लुब्रिकेंट से क्वेश्चन आया हुआ नहीं था। ठीक है, देखिए बहुत लोगों का आंसर सही है। चंद्रभूषण, ओम प्रकाश, राधे, अब्दुल हनान और अमन राइट आंसर है। ओके, तो ये चीज हो गया। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द काइनेटिक फ्रिक्शन एंड द स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, बताइए। अगर इतनी मेरा पूरा बात अभी तक जो क्वेश्चन पढ़ाया उसमें कुछ कुछ मैं बोलते रह रहा हूं हमेशा, अगर मेरा बात ध्यान से सुने होंगे, जैसे आप मैं डायनेमिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन पहला ही क्वेश्चन का बताया था, वो बात अगर ध्यान से सुने होंगे तो इसका आंसर दे देंगे आप। ठीक है, और जो भी मैं बोलता हूं, जो भी बोल रहा हूं, जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, इधर उधर लिख के समझिए कि उससे आपका क्वेश्चन बन रहा है, कहीं ना कहीं उससे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बोर्ड के सामने कुछ भी बोल रहा हूं उससे क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका बताइए आंसर क्या होगा। अच्छा, क्या बोले चंद्रभूषण, विकाट कवि है गुरुजी। अच्छा, थैंक यू। विकाट का ऐसे मुझे मीनिंग नहीं पता है, फिर भी मुझे लग रहा है कुछ अच्छा ही बोले होंगे, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ वो तो है, जो बोलूंगा उसका क्वेश्चन जो है वो आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, मैंने क्या बोला था कि काइनेटिक फ्रिक्शन में जो होता है फोर्स को कंसीडर करते हैं। अब काइनेटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक नाम ही है जिसमें फोर्स है, तो फोर्स है मतलब वो आगे मूव होगा, मतलब उसमें फ्रिक्शन जो होगा कम होगा। तो राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेजर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक मतलब बॉडी रेस्ट है तो उसमें तो फ्रिक्शन की वजह से रुका हुआ है ना, तो उसके अंदर उसके ऊपर फ्रिक्शन ज्यादा लगा हुआ है। और जो बॉडी में मोशन है तो उसका अपना खुद का भी तो मोशन है, तो फ्रिक्शन को लगा निकल यहां से, उस समझ ही नहीं पाएगा उसको। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ए। ये वीडियो कहाँ पे कब तक अपलोड हो जाएगा, राधे पूछ रहे हैं कि ये वीडियो कब तक अपलोड हो जाएगा। मतलब क्या अभी लाइव क्लास छोड़ के जाने की प्लानिंग कर रहे हैं आप, या भूख लग गई खाना खाना है, या कुछ लोगों को खाना बनाना भी पड़ता होगा, है ना। ये टाइम ही ऐसा है ना अभी स्टूडेंट लाइफ, और ये शाम वाला टाइम, ये इवनिंग के टाइम में जो पढ़ाई होती है ना बहुत अच्छा पढ़ाई होती है, और थोड़ी देर बाद इसी टाइम में भूख भी लगती है। और स्टूडेंट है, मतलब मैं तो मान रहा हूँ कि 50% स्टूडेंट है होंगे जो कि खाना खुद ही बनाना पड़ता होगा, बाहर रह के पढ़ रहे होंगे, तो 50% ऐसे मैं मान रहा हूँ कि बाहर रह के पढ़ रहे होंगे, तो उनको भी टेंशन होगा कि खाना भी बनाना है, बहुत मजबूरी होती है स्टूडेंट लाइफ में। ठीक है, और मैं ये काम 10 साल से भी ज्यादा किया हूँ, पढ़ना, खाना बना के खाना। हाँ देखो, बोल दिया चंद्रभूषण की खाना बनाना होता है, सही है ना। और देखते देखते पढ़ते पढ़ते दिमाग में ये भी होता है कि अच्छा ये आज सब्जी क्या बनाएंगे, सब्जी तो लाए ही नहीं है, चलो छोड़ो आज मैगी ही खाकर सो जाएंगे, आता है ना दिमाग में, या चलो अंडा रखा हुआ है वही बना लेते हैं, सब्जी लाने नहीं जाएंगे। नहीं, क्लास क्लास जो है 5:15 स्टार्ट हो गया था जितेंद्र कुमार। और ये वीडियो जो है जैसे लाइव क्लास खत्म होता है ना 5-6 घंटा बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है। यही समझिए कि आज जो मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, ये कल आपके कोर्स के कंटेंट जो है ना उसमें एक फोल्डर बना दूंगा लाइव क्लास करके, और उसमें भी अपलोड करूंगा। मतलब आज शाम का क्लास कल सुबह 10 बजे के बाद मतलब उसमें आपके कोर्स के कंटेंट में दिखेगा। ठीक है, क्या उसके पहले देखना चाहें तो आप अपना बैच ओपन करेंगे, बैच के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बैच को ओपन करेंगे और उसमें लाइव सेक्शन में जाएंगे तो उसमें सारे लाइव क्लास जो है जितना हुआ रहेगा उसमें रहेगा। ओके, तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नोन एज। कोई बात नहीं जितेंद्र कुमार, अच्छा थ्योरी आप नहीं पढ़े हैं कि मैं नहीं पढ़ाया हूँ, थ्योरी जो मैं बताया हूँ जितेंद्र कुमार, जो थ्योरी मैं बताया हूँ कि रिकॉर्डेड क्लास अपलोड है आपके कोर्स के कंटेंट में, वहां से देख लेना है दिन भर, तब फिर लाइव क्लास में आना है। ठीक है, तो वो सब चीज पढ़ाने लगेंगे लाइव क्लास में, तो होगा कि कम से कम 6-7 महीना टाइम लगेगा, इतना टाइम है नहीं एग्जाम के लिए। तो एमसीक्यू के थ्रू कंसेप्ट भी और थ्योरी भी क्लियर करते चलेंगे। बाकी थ्योरी जो है आपको रिकॉर्डेड क्लास से पढ़कर रखना है, और पीडीएफ नोट्स भी है। हाँ, लाइव क्लास 2024 से फोल्डर एक रहेगा, उसमें रह हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नोन एज, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसको याद कर लीजिए, बहुत एग्जाम में ऐसे ही सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, इसमें कुछ चेंज होता ही नहीं है। एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, क्या होता है, द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The coefficient of friction depends on which of the following factor? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर पे? शेप ऑफ सरफेस, कि सरफेस का शेप कैसा है, साइज कैसा है, आकार कैसा है उस पे, या स्ट्रेंथ ऑफ सरफेस, सरफेस का स्ट्रेंथ क्या है उस पे डिपेंड करता है, या फिर नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस का नेचर कैसा है उस पे डिपेंड करता है। देखो आंसर आ गया,
ओम प्रकाश चंद्रभूषण, ब्रजेश पाल, धर्मेंद्र सोनी एंड अमन। राइट आंसर है सी। जितना आंसर है उतना आंसर जो है राइट है। ऑल ऑफ द अबव डी नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर। कोई एक ऑप्शन चूज करना है तो होगा नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा। कैसा कि सरफेस नेचर मतलब क्या है कि उसका स्वभाव मतलब कैसा है। अब सरफेस कैसा है, चिकना है या खुरदुरा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि रोड पे चल रहे हैं, रोड जो है वो सीमेंट का रोड है, ठीक है, तो उस पर फ्रिक्शन है, अच्छे से चल पाते हैं। अगर वो वही रोड पे अगर टाइल्स लगा दिए मान लीजिए और चला लीजिए आप बाइक, क्या हो जाएगा, फिसल के गिर जाएंगे ना। रोड तो बहुत चौड़ा है, छोटा हो या बड़ा हो तो साइज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। रोड कितना मजबूत है, स्ट्रेंथ उसका क्या है, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसके नेचर पे फर्क पड़ेगा कि वो खुरदुरा कितना है या चिकना कितना है। तो उसमें टाइल्स का अगर रोड बना दिया जाए, पूरा टाइल्स चिकना वाला लगा दिया जाए, तो बाइक चलाएंगे आप, ब्रेक मारेंगे, चले जाएंगे। तो सीमेंट रोड रहता है, खुरदुरा रहता है, या डांबर रोड रहता है। डांबर रोड को क्या बोलते हैं, भूल गया, जो अलकतरा वाला रोड रहता है। उधर हमारे साइड अलकतरा बोलते हैं, महाराष्ट्र में डांबर बोलते हैं, और आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं। जो हाईवे वगैरह मोस्टली वही रहता है। आजकल सिटी में सीमेंट रोड दिखता है। तो वो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है कि सरफेस किस टाइप का है। ठीक है, तो उसी पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है। हाँ, लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो जो भी यहाँ क्लास देख रहे हैं ना, और जिनकी कोर्स की वैलिडिटी रहेगी, तब तक आपको क्लास लाइव हो या जो भी हो दिखते रहेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब द फ्रिक्शनल फोर्स। इसमें से कौन सा टर्म्स है जो डिस्क्राइब कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स, स्टैटिक फोर्स, नॉन ऑफ दीज। ये भी वहीं पे आसपास। देखिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके आ रहा है, बाकी वही है, कुछ नहीं है इसमें भी। ठीक है, बेस्ट डिस्क्राइब द, बेस्ट बोला है, बेस्ट डिस्क्राइब द फ्रिक्शनल फोर्स। तो क्या करेगा, वो क्या रहेगा, तुरंत बताइए। राइट है आप सबका आंसर राइट है, सी है, सबका आंसर राइट है, सी, स्टैटिक फोर्स होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। टू टेंसाइल फोर्सेस each of magnitude F are acting at a point perpendicular to each other, then their resultant force will be। ठीक है, इसको याद कर सकते हैं, ये आता है कभी कभी एग्जाम में, या इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं बता भी दूंगा आपको। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करता हूं। टू टेंसाइल फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड F आर एक्टिंग एट अ पॉइंट परपेंडिकुलर। दो क्या है, दो टेंसाइल फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड F है और वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। मतलब ये एक फोर्स है, ठीक है, मान लीजिए F1 है, तो दूसरा फोर्स परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसा है, F2 है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है। देन देयर रिजल्टेंट फोर्स विल बी, रिजल्टेंट फोर्स इसका क्या होगा, ये इसका एक ऐसे लाइन बनाते हैं हम लोग। ठीक है, यहां से जो निकलता है ये रिजल्टेंट बोलते हैं, आर जिसको डिनोट करते हैं। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा इसका, तो इसका एक फॉर्मूला है, रिजल्टेंट फोर्स आर इक्वल टू होता है, आपने वो सुना होगा ना, पहले अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी टाइप से एक फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा। क्या बनेगा, F1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos थीटा प्लस F2 स्क्वायर, उसी टाइप से फॉर्मूला एक बनेगा। ठीक है, आपको जो बोला कि a स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये a है तो ये b है, 2ab प्लस b स्क्वायर,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये लॉजिक बता रहा हूँ, याद करने का टर्म्स, क्योंकि ना मैं भी जब पढ़ता था कॉलेज में था तो याद नहीं होता था, ठीक है, बाकी उससे रिलेशन नहीं है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रिलेशन नहीं है, लॉजिक है याद करने का, कभी कभी होता है कि नहीं याद होता है, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अब एक चीज है कि फोर्स दोनों जो है सेम है, F1 इक्वल टू F2 है इक्वल टू F, ठीक है, सेम है, इच ऑफ मैग्नीट्यूड F है, लिखा है ना, टू टेंसाइल फोर्सेस इच ऑफ मैग्नीट्यूड F है, दोनों का मैग्नीट्यूड F ही है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये F1 स्क्वायर को F स्क्वायर लिखेंगे प्लस ये प्लस 2 F1 F2 cos थीटा यानी cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, क्योंकि थीटा जो है 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि थीटा जो है 90 डिग्री होगा, cos 90 डिग्री प्लस F2 स्क्वायर यानी F स्क्वायर, ठीक है। अब cos 90 कितना होता है, देखिए cos 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, तो ये वाला टर्म जो होगा पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 में ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो ये अपना आंसर बच जाएगा क्या, एफ स्क्वायर ये, और यहाँ वाला F2 का F स्क्वायर, ठीक है। तो F2F, तो अंडर रूट ट्वाइस F स्क्वायर, कहीं है क्या ऐसा, अच्छा इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग इसको करेक्ट कर लेते हैं, कोई ऑप्शन को, उसमें कट गया है, नहीं, हाँ ठीक है, ये स्क्वायर से ये जो है वो रूट कट जाएगा, लेकिन एफ के साथ सिर्फ स्क्वायर है और टू के साथ नहीं है, टू का अंडर रूट नहीं होता है, तो अंडर रूट 2 इंटू एफ ऐसे हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू एफ, तो दोनों है फॉर्मूला, तो आंसर क्या होगा, ये थोड़ा सा कट गया है, ए और डी दोनों ही सेम आंसर है, ठीक है, तो इसको डी मान लीजिए, ठीक, ए और डी दोनों सेम ही दिख रहा है, मतलब मान लीजिए कि ये पूरा ही रूट होगा और ये सिर्फ 2 के साथ रूट है और एफ बाहर है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा रिजल्टेंट, ओके, चीजें समझ में आ गई, हाँ, तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसको जो है इतना सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में, ये जब ऐसे क्वेश्चन आएगा और आता ही है, इसको याद रख लीजिए, ठीक है, जो याद रखने वाली चीज है वो मैं बताते चलूंगा, याद कर लीजिए, ओके। आगे बढ़ते हैं, A satellite is kept unmoving in its orbits around the earth is due to, सैटेलाइट जो होता है वो मूव करता है अराउंड अर्थ, वो इस कारण होता है, ये भी याद कर लीजिएगा, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट आंसर है बी, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये जनरल साइंस का भी क्वेश्चन है, ऐसे समझ लीजिए, फिजिक्स में आता है, और फिजिक्स ही जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द फोर्स which meet at one point and have their lines of action in different plane are called, यहां से ये जो क्वेश्चन है, यहां से 5-6 क्वेश्चन बनता है, 5-6 क्वेश्चन बनता है, एक एक ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, देखिए एक एक आंसर को, पहले एक एक चीज वर्ड लिखता हूं, पहले कोप्लेनर, ठीक है, मतलब होता है प्लेनर, कोप्लेनर यानी होता है सेम प्लेन, याद रख लीजिए, ठीक है। दूसरा नंबर है कॉन्क्रेंट, कॉन्क्रेंट का मतलब होता है सेम पॉइंट, ठीक है, और तीसरा होता है कोलिनियर, ये होता है लीनियर है सेम लाइन,
सेम लाइन। ठीक है, अब देखिए, अब जो आएगा, अगर यहाँ पे नॉन कोप्लेनर अगर लिखा है, नॉन कोप्लेनर, इसका मतलब होता है सेम प्लेन नहीं होगा, नॉन लिखा है तो हो जाएगा डिफरेंट प्लेन, डिफरेंट प्लेन। ठीक है, तो क्या है, द फोर्स विच मीट एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो मतलब वो कॉन्करेंट है, एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा मतलब वो कॉन्करेंट है। ठीक है, एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट प्लेन, लाइन ऑफ एक्शन जो होता है डिफरेंट प्लेन है, डिफरेंट प्लेन पे है, तो वो है नॉन कोप्लेनर। तो कॉन्करेंट और नॉन कोप्लेनर कहाँ है, आगे पीछे भी हो सकता है, तो ये है बी, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स का एग्जाम्पल क्या हुआ होता है, ट्राइपॉड होता है, ट्राइपॉड। कैमरा जो होता है ना, ऐसे कैमरा जो रहता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कैमरा जो लगा रहता है, जैसे मेरे सामने भी ट्राइपॉड पे कैमरा लगा हुआ है जो आपको मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो ट्राइपॉड है, तो ट्राइपॉड पे देखिए अगर एक कैमरा माउंट है, ये कैमरा है, तो कैमरे का जो है फोर्स क्या होता है, द फोर्स विच मीट एट वन पॉइंट, ये कैमरे का फोर्स है, एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है, ये पॉइंट है, सेम पॉइंट पे मीट कर रहा है, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट प्लेन पे जा रहा है, एक इस प्लेन पे जा रहा है, इस प्लेन पे भी जा रहा है, इस प्लेन पे, एक पॉइंट पे फोर्स आ रहा है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, तो एक ट्राइपॉड है। ठीक है, ये क्या है, ट्राइपॉड, तो इसका एग्जाम्पल है ट्राइपॉड। ठीक है, तो ये तीन चीजें याद रखेंगे तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेंगे। पहले का एग्जांपल जैसे कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट है, तो इसका मतलब होगा कि द लाइन ऑफ एक्शन इज सेम प्लेन, सेम प्लेन नहीं, इसका होगा द फोर्स विच मीट एट डिफरेंट पॉइंट बट द लाइन ऑफ एक्शन इज सेम प्लेन, इसका मतलब हो जाएगा। ये बस से अच्छे से याद कर लिए तो पता चल जाएगा आपको। नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, ना तो ये सेम प्लेन पे है और ना सेम पॉइंट पे फोर्स मीट कर रहा है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग फोर्स तो ये आपको पता ही है, एक फोर्स इधर से चला जाएगा, एक फोर्स इधर से निकल गया तो ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ये पता ही है। ठीक है, ये यहाँ का मेटेरियल नहीं है, और कोलिनियर इसमें आया नहीं है, कोलिनियर होगा तो सेम लाइन पे होगा। ठीक है, चलो चीजें आ गई समझ में, बढ़िया। ओके, आगे बढ़ते हैं। टू फोर्सेस एक्ट एट an angle of 120 degree if the greater force is 50 Newton and their resultant is perpendicular to the smaller force, the smaller force is। ठीक है, ये एक मान लीजिए कि फोर्स है, वो जो डायग्राम बनाया था ना, जो रिजल्टेंट फोर्स हमने निकाला था उसी के बेस पे ये दिया हुआ है। ठीक है, ये F1 फोर्स है और टू फोर्सेस, दो फोर्स के बीच में एंगल 120 डिग्री का है, तो इस टाइप से कुछ रहेगा। एक यहाँ फोर्स रहेगा, मान लीजिए कि F2 है, इसके बीच का एंगल जो है 120 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, इफ द ग्रेटर फोर्स इज 50 न्यूटन, ग्रेटर फोर्स इसको मान लेते हैं, यही है 50 न्यूटन का। ठीक है, एंड देयर रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स, मतलब ये स्मॉलर फोर्स है, ये क्या है, स्मॉलर फोर्स है, और रिजल्टेंट इसके बीच से निकलता है, आपको पता है, लेकिन स्मॉलर फोर्स से परपेंडिकुलर है, मतलब स्मॉलर फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये है रिजल्टेंट, ये है रिजल्टेंट, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए, अब आएगा मजा यहाँ पे, ये आपको मजा आएगा। ये पूरा जो एंगल होता है ना, ये पूरा एक एंगल होता है 180 डिग्री का होता है ना, ये तो पता ही होगा। ठीक है, ये पूरा एंगल जो होता है ये 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री। और इधर से भी ले लेंगे, मान लीजिए इधर से भी ले लिए, इधर से भी ये ले लिए,
नीचे से भी तो ये 180 डिग्री का होता है। 180 मिला के ही तो ये पूरा सर्कल जो होता है 360 का होता है। ये आधा सर्कल है, आधा सर्कल बन रहा है, आधा सर्कल 180 डिग्री, पूरा सर्कल बन जाएगा तो 360 डिग्री। ठीक, समझ गया। तो ये 120 था, ये यहां से यहां तक 120 था, और ये 90 डिग्री हम बीच में कर दिए, तो ये एंगल इस बीच का क्या होगा? 120 माइनस 90, 120 माइनस 90 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा क्या? 30 डिग्री। इसका मतलब ये जो है ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये 180 पूरा है, 180 में से ये 120 निकल गया तो 180 माइनस 120 डिग्री निकल गया तो क्या हो गया? 160 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये जो है यहां से यहां तक ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। यही समझने वाली बात है, यही जो है बात समझने वाले। एक टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा, ये सिर्फ समझाने के लिए है, तुरंत बन जाएगा 1 मिनट के अंदर। ठीक है, अभी आप राधे अभी ध्यान दीजिए कि एनसीएल पे आरआरबी का लास्ट 20 ईयर का क्वेश्चन है, सब पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा पढ़ाने वाला हूं मैं। ठीक है, अभी जो एनसीएल के ऊपर ध्यान दीजिए, अगर आरआरबी का क्वेश्चन करेंगे ना तो आपका एनसीएल अभी नहीं निकलेगा। ठीक है, हो सकता है कि 1-2 साल बाद कहीं आरआरबी का आएगा वो निकल जाएगा, बट एनसीएल नहीं निकल पाएंगे आप। तो एनसीएल के लिए क्या जरूरत है वही पढ़िए। पढ़ाई करने का तरीका है कि जितना जरूरी है उतना ही पढ़िए। सब चीज पढ़ेंगे, बहुत डीप में जाएंगे तो रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है, आप रिसर्च कर लेंगे, एमटेक में एडमिशन ले लेंगे, पीएचडी कल जाकर कर लेंगे, या टीचर बन जाएंगे मेरे जैसे, बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाएगा, बट रिजल्ट नहीं होगा आपका, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उतना ही पढ़ना है जितना जरूरी है। तो अभी आप एनसीएल पे ध्यान दीजिए, और एनसीएल के लिए जहां जहां से क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को पढ़ाना होगा, मुझे एसएससी का क्वेश्चन लूंगा, इसमें क्या लग रहा है आपको? ये जितना क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ क्या लग रहा है? एक हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ है। एसएससी का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का क्वेश्चन है, आरआरबी का क्वेश्चन है, और भी डिफरेंट पीएसयू का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये, और क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन इधर से लेकर पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन मैं वही पिक करता हूँ जिससे हर टॉपिक का हर कंसेप्ट क्लियर आपका होते जाए, ताकि कोई भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो कंसेप्ट पे ध्यान देना है। तो ये आपको समझ में चीजें आ गई, डायग्राम जो है आपको पूरा समझ में आ गया ना? ठीक है, हाँ। तो देखिए, फोर्स जो आपने देखा था कि F1 इक्वल टू F2 ऐसे मान लेते हैं, तो यहाँ पे ये मान लेते हैं कि F1 हमें स्मॉलर फोर्स निकालना है, द स्मॉलर फोर्स इज न्यूटन में निकालना है, तो स्मॉलर फोर्स होता है F1। ठीक है, F1, तो F1 इक्वल टू F2, और F2 जो है ये इंक्लाइन है हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री से। यहाँ पे जब भी एंगल बना रहा ना हॉरिजॉन्टल प्लेन से, इससे बना रहा, तो हमें कॉस लेना है। ठीक है, तो F2 cos 60 डिग्री हो जाएगा, F2 cos 60 डिग्री। तो F2 जो है वो 50 है, और cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है क्या? होता होगा तो ठीक है, तो ये 25 आ जाएगा, 25। तो F1 जो होगा वो आ जाएगा 25 न्यूटन। इसमें कुछ दम था क्या? कुछ भी दम नहीं था, कुछ भी दम नहीं था। हमने कोशिश क्या किया, इतना सारा चीजें करने का मकसद क्या था? इतना सारा करने का मकसद था कि हमें ये एंगल जानना था। ठीक है, ऐसे नहीं करते तो भी एंगल जान लेते। अब एग्जाम में 120 की जगह 130, 110, 120 कितना भी आ जाए, हमें क्या करना है कि 180 में से जो भी यहाँ आएगा उसको माइनस कर देना है। ठीक है, ये मान लीजिए 130 होता तो ये 50 हो जाता डिग्री एंगल, तो यहाँ पे 50 रख लेते हैं। ठीक है, बट कुछ सोच समझ के ही वो देगा कि आपका 90 आया, 30 आया, 60 आया, ऐसा कुछ ऐसे सोच समझ कर देगा। ठीक है, तो ये कॉस साइन का एक टेबल आपको याद होना चाहिए, और यहाँ पे आंसर आ गया। इसमें कुछ दम ही नहीं है आंसर क्वेश्चन में, सिर्फ वही समझना है। ठीक है,
ओके, हाँ थ्योरी और ये सब बताते चल रहे हैं ना, पूरा कंसेप्ट बता रहे हैं आपको ये, ठीक है, पूरा कंसेप्ट बताते चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कितना आंसर आ गया ना, बी 25, ठीक। What term is used for the combined effect of all the forces on a body? बताइए, what term is used for combined effect of all the forces? सभी फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट होता है एक बॉडी पे, एक बॉडी है, इस पे सारे फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट पड़ता है, उसी को बोलते हैं क्या, लोड बोलते हैं, कि उसके ऊपर लोड आ गया है। जैसे बोलते हैं ना आजकल मेरे को बहुत ज्यादा लोड है, एग्जाम का प्रेशर, लोड बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो लोड बहुत सारे चीजों का है, एग्जाम का है, जॉब का है, पैसे नहीं है, शादी भी करना है, घर का टेंशन है, तो बहुत सारा लोड है, तो कंबाइंड इफेक्ट आ रहा हर जगह से, ठीक है। तो ये होगा लोड, राइट। आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। करेक्ट फोर्सेस रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, बताइए इसमें क्या होगा। किसी बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है तो इंट्रोड्यूसेस इंटरनल स्ट्रेसेस उस पे आएगा। किसी भी बॉडी पे फोर्स एक्ट हो रहा तो इंटरनल स्ट्रेस आएगा। बैलेंस द अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और ये भी होगा, बैलेंस करेगा अदर फोर्स जो कि इसके ऊपर एक्ट होगा। रिटार्ड इट्स मोशन, वो मोशन भी उसमें आएगा कुछ। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, राइट है। अरे सचिन कुमार बोल रहे हैं अपने बॉडी अच्छी बना रही है, थैंक यू। बट मैं भी अपना वीडियो देखता हूँ ना तो मैं यही सोचता हूँ कि बॉडी वॉडी थोड़ा मुझे दिख रहा है, ये सब बाइसेप वाइसेप, लेकिन वैसा है नहीं, ठीक है। कल ही इस पे बात हो रहा था घर में, कल एक वीडियो देख रहे थे, वाइफ से डिस्कस चल रहा था कि ऊपर का पोर्शन तो अच्छा खासा दिखता है, बट नीचे जो है हल्का पेट निकला हुआ है, वो नहीं दिखता है आप लोगों को। और उसके लिए मैं सुनते रहता हूँ इसको कम करो कम करो, बट सुबह उठ के कभी कभी साइकिलिंग कर लेता हूँ, कभी दौड़ने जाता हूँ। अभी ठंडी ज्यादा है तो सोए रह जाता हूँ, और सो के उठा तो फिर क्लास भी रेडी करना रहता है। नहीं ठंड ये बहुत पावरफुल लाइट स्टूडियो में चल रहा है ना, तो इसलिए ठंड नहीं है। ठंड मतलब एसी लगा हुआ है, मैं एसी में नहीं सोता हूँ कभी, बट ये क्लास के लिए एसी लगाना पड़ता है। फैन नहीं चला सकते, फैन चलाएंगे आवाज आएगा आपको माइक में, ठीक है, साइलेंट चाहिए। तो और ये लाइट जो है दोनों तरफ से बड़े बड़े लाइट लगे हुए रहते हैं, ठीक है। कभी बोलेंगे तो दिखा दूंगा इसका वीडियो बना के आप लोगों को, बड़े बड़े लाइट लगा है इधर इधर, तो ये गर्म होता है बहुत, ठीक है। तो ठंड नहीं लग रहा है, अभी जैसे बाहर निकलूंगा जैकेट पहनना पड़ेगा। नहीं नहीं ठंड लगती है। और तो और यहाँ पे मैं ये क्लास कहाँ, नागपुर से हो रहा है, नागपुर में थोड़ी ठंड कम है। मतलब दिल्ली में जब मैं था वहां पे तो बहुत ठंड थी, मतलब पिछले साल तक मैं दिल्ली में था, वहां बहुत ठंड थी। तो भी ये लाइट वाइट लगाते स्टूडियो तो फिर इसमें ठंड नहीं लगती है, ठीक है। हाँ एनसीएल क्लियर करने के बाद सबको ऑफिस में आना है, सबको यहाँ पे प्राइज मिलेगा, और यहाँ पे एकदम फोटो सेशन चलेगा, वीडियो डे बनेगा, आप लोग को मिठाई उठाई मैं खिलाऊंगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है, और मेरा टारगेट है, मैं अपना टारगेट बनाया हूँ, जो कल ही मैं सोच रहा था कि जितना सीट है ना, मतलब कितना 60 प्लस एक 59 सीट, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का भी कुछ सीट है, मिलाकर 75-80 के आसपास सीट हो जाता है मैकेनिकल का। तो उसमें से 50% जो सीट है ना, मतलब समझिए कि कम से कम 35 सीट वो मेरा रहेगा। ये मैं टारगेट बनाया हूँ कि जितना सीट है, बाकी इंडिया भर में जितने स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे 50% सीट पे कब्जा जो है मेरे स्टूडेंट का होना चाहिए कम से कम।
ज्यादा भी हो तो अच्छा है। तो इसमें आप लोगों को हेल्प करना है, आप लोग को हार्डवर्क करते रहना है। डिपेंड तो आपके ऊपर ही करता है कि आप कितना पढ़ते हैं, और मैं पूरा पढ़ा दूंगा। जितना जो भी करना होगा सब कुछ करूंगा, मैं सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, एक एक चीज। आपकी प्रिपरेशन जो है वो समझिए, मैं इस तरीके से इस एग्जाम के लिए लगा हूँ कि मैं खुद ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं इस तरीका से इस एग्जाम में लगा हूँ। इसके अलावा अभी मैं 2 महीना कुछ नहीं करने वाला हूँ, कोई भी दूसरे एग्जाम पे डाइवर्ट नहीं होने वाला हूँ, कोई दूसरे एग्जाम का नहीं पढ़ाने वाला हूँ। सिर्फ एनसीएल मतलब एनसीएल। ठीक है, तो आपको हेल्प करना है कि हार्डवर्क करना है ताकि आप रिजल्ट लाकर मुझे दिखाएं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझिए अभी आधा क्वेश्चन हुआ है, आधा और है। An insulated box containing 0.5 kg of gas having CV equal to 0.98 एक कैलोरीफिक वैल्यू है। कैलोरीफिक वैल्यू CV जो होता है कैलोरीफिक वैल्यू होता है। ठीक है, एक कोल ओल का पढ़ेंगे ना, कोल ओल में देखेंगे तो उसमें कैलोरीफिक वैल्यू होता है। पावर प्लांट पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि किलो जूल पर केजी केल्विन में होता है। फॉल होगा यहाँ पे, फॉल्स फ्रॉम अ बलून 4 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, द टेम्परेचर राइज ऑफ द गैस व्हेन द बॉक्स हिट द ग्राउंड एड। द टेम्परेचर राइज ऑफ द गैस, टेम्परेचर पूछ रहा है, टी कितना राइज होगा जब बॉक्स ग्राउंड पे हीट करेगा तो। ठीक है, तो चलो देखो इसका आंसर भी आ गया, चंद्रभूषण पहले से करके रखे हैं। हाँ, सभी सभी एलिजिबल है। हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर है। आज आपके कोर्स में प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वहां से ले लेंगे आप लोग, या मैसेज के थ्रू भी मैं भेज दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, देखना है तो। मैं सोच रहा था कि पहले मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको दे दूं, बट पीडीएफ चाहिए तो मैं दे दूंगा। ठीक है, चलिए तो देखिए सवाल हम लोग करते हैं। An insulated box containing 0.5 kg of gas, ये क्या है, मास है। मास 0.5 kg है, हैविंग CV कैलोरीफिक वैल्यू 0.98 किलो जूल पर केजी केल्विन, फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 4 किलोमीटर, ये क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ठीक है, फ्रॉम अ वॉल्यूम 4 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस से ऊपर से, मतलब 4 किलोमीटर ऊपर से एक बलून जो है वो गिराया जा रहा है। ठीक है, तो मतलब हाइट हो गया, हाइट ही हो गया ना। तो हाइट कितना हो गया, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर को इसको मीटर में कर लेंगे, 4 इंटू 10⁻³ जो होगा वो मीटर हो जाएगा। ठीक है, द टेम्परेचर राइज ऑफ द गैस व्हेन द बॉक्स हिट द ग्राउंड। ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि दिमाग चक्कर खा जाएगा। कुछ लिंक ही नहीं बैठ रहा कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कोई लिंक नहीं बैठ रहा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत ज्यादा पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए, लेकिन एक क्वेश्चन नहीं करने आता है। बहुत कम लोगों को करने आता है, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कि कैसे करना है। मैं एग्जाम में बैठा था, एक क्वेश्चन आया था, अच्छा प्रिपरेशन था, एक क्वेश्चन को मैं नहीं कर पाया था। ठीक है, अब जो पहले से किए एक बार प्रैक्टिस किए हैं उनको ही क्वेश्चन आ जाएगा, आ पाएगा। ठीक है, अब देखिए जो ये देखिए एक फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब खुद की एनर्जी होती है। तो जो भी मास है अगर ऊपर से गिर रहा है उसकी खुद की एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी जो टकरा के अगर टकरा के जा रहा है वो भी काइनेटिक एनर्जी एक आप मान लेते हैं, जो हीट हो रहा है ग्राउंड पे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल का, जो काइनेटिक एनर्जी है वही उतना ही पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ½ इंटू mv² होता है। और पोटेंशियल एनर्जी पहले ही बताया था, जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होता है, खुद का एनर्जी। ठीक है, तो mgh, ठीक है, mgh। ओके, इसको हम लोग लिख लेंगे पोटेंशियल को इंटरनल एनर्जी। ठीक है,
तो थोड़ा सा मजा आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी इक्वल टू mgh, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन mgh। अब आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा इंटरनल एनर्जी U इक्वल टू होता है, मतलब du इक्वल टू mcv dt, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, mgh इक्वल टू mcv dt यानी चेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो dt होता है, ठीक है। अब इसमें मास है, इसको चीर दीजिए यहीं पे, ठीक है, ये इधर भी मास है, इधर भी मास है, इसको चीर दीजिए बीच से, इसकी काम ही खत्म हो जाए ताकि बाद में परेशान ना करे। ओके, अब क्या करना है हमें, कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है वो निकालना है। तो dt इक्वल टू हो जाएगा, ये होगा gh, तो हम लोग gh ऊपर लिख लेते हैं और cv जो है नीचे आ जाएगा, cv नीचे आ जाएगा। तो g का वैल्यू 9.81 होता है, इंटू h जो है डिस्टेंस 4 किलोमीटर का है, तो 4000 हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻³ मान लेते हैं इसको, और cv का वैल्यू कितना है 0.98 हो जाएगा, हो गया। अब इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पॉइंट ले ले तो ये दोनों को काट सकते हैं, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पॉइंट ले लेते हैं। जब यहाँ पॉइंट लेंगे, एक इधर बढ़ाएंगे, तो हमें हो जाएगा 10⁻, हमें लिखना पड़ेगा 10⁻1, 10⁻1, मतलब एक 10 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पॉइंट लगा दो और इस दोनों को चीर दो यहाँ पे, ठीक है, हो गया। अब ये 10⁻1 होगा तो ऊपर जाएगा, तो 10⁻, ये गड़बड़ हो रहा क्या, 4 इंटू, कैलकुलेशन आप लोग को लग रहा है कैलकुलेशन कैसा है, कैलकुलेशन एक बार चेक करते हैं। 9.81, हाँ, एक यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ 2 होगा, तो 2 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 400 तो नहीं आना चाहिए, एक मिनट, कुछ गड़बड़ दिख रहा है आपको, कुछ देख पा रहे हैं, 0.98, एक मिनट, ये सीवी की वैल्यू है 0.98 किलो जूल पर केजी केल्विन, तो जूल में इसको करना है, ठीक है, तो ये जूल में करना है, तो जूल में करेंगे, यहाँ पे अब सही हो जाएगा, जूल में करेंगे तो 0.98 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लिए, तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट को यहाँ कर लिए तो एक और 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। सबसे पहले इसको काट दीजिए, इसको काट दिए और इसको काट दिए, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लिए तो 10⁻⁻1 यहाँ पे एक और लिख लेंगे, तो ये और ये भी कट गया, तो 10⁻1 जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻+1 हो जाएगा, मतलब 40 हो जाएगा। तो टेम्परेचर जो है dt 40 केल्विन हो जाएगा, केल्विन, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था क्योंकि हमने चेंज नहीं किया था यहाँ पे, ठीक है। आया समझ में कि फिर से बताना होगा। The point of application of the resultant of all the forces which tends to cause rotation in a body about a certain axis is known as, बताइए, इसको याद ही कर लेंगे। The point of application of the resultant of all the forces which tends to cause rotation in a body about a certain axis is known as, ये कम इंपॉर्टेंट है, बस इसको याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये होगा सेंटर ऑफ परक्यूशन, डी आंसर हो जाएगा, सेंटर ऑफ परक्यूशन, ठीक है। सेंटर ऑफ परक्यूशन, परक्यूशन का मतलब होता है टक्कर, परक्यूशन का मतलब होता है टक्कर, कहीं एक जगह आके यहाँ पे टकरा रहा है तो उसी को बोलते हैं परक्यूशन। तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ परक्यूशन, ठीक है। मतलब सारे फोर्सेस से एक ही पॉइंट पे आके लग रहा है, एक ही पे मतलब टकरा रहा है, ठीक है। टू कॉज रोटेशन इन अ बॉडी अबाउट अ सर्टेन एक्सिस, ठीक है, उसकी वजह से वो बॉडी जो होता है वो रोटेट कर रहा है एक सर्टेन एक्सिस पे, तो उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ परक्यूशन, ठीक है। एक मिनट,
ओके, आगे बढ़ते हैं। Two parallel forces equal in magnitude, opposite in direction and separated by a definite distance are said to form an। ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसका बताए क्या, क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन के पहले ना क्वेश्चन डाल दीजिएगा। जैसे आप 21 बता रहे हैं, 21 का डी तो 21D ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए टू पैरेलल फोर्सेस है, एक ये फोर्सेस है, ठीक है, और एक इसके पैरेलल एक ऐसा फोर्स है, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, तो एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा। इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये है d, सेपरेटेड बाय अ डिफाइनाइट डिस्टेंस, एक डिफाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट हुआ है, मतलब अलग अलग है। आर सेड टू फॉर्म अ, तो इसी को बोला जाता है कपल, इसी को बोला जाता है कपल। राइट आंसर हो जाएगा डी, कपल। ओके, राइट है ओम प्रकाश जी का आंसर और अमन का आंसर, चंद्रभूषण का भी आंसर राइट है। ओके, आगे देखते हैं। Which law of motion gives the measure of force? बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। विच लॉ ऑफ मोशन, इसमें से कौन सा लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का जो कि फोर्स को मेजर करता है, ठीक है, ये आपको पता होगा ना। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, और फोर्स का यूनिट होता है एन, न्यूटन होता है। तो ये कौन से न्यूटन के फॉर्मूला में आता है, कौन से न्यूटन में आता है बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। राइट आंसर है, सबका राइट आंसर है, सबका राइट आंसर है। अब्दुल, चंद्रभूषण, अमन, प्रणव, सचिन, विपिन, ओम प्रकाश, राइट आंसर है बी होगा। न्यूटन थर्ड लॉ होता है, न्यूटन थर्ड लॉ होता है, इसी में होता है मोमेंटम और फोर्स, ठीक है, सॉरी न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ में आप देखेंगे फर्स्ट क्लास ही इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मेरा थ्योरी क्लास देखेंगे या पीडीएफ उठाकर देखेंगे, पहला ही क्लास, तो ये सारा चीज है दिया हुआ है, इसमें ये सारा चीज दिया है। और कोप्लेनर, कोलिनियर वो भी दिया हुआ है, पूरा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो उसको थोड़ा पढ़िए। ओके, आगे बढ़ते हैं। एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन इन सिंपल मशीन इज, ये याद कर लीजिएगा, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन इन सिंपल मशीन P माइनस पी नॉट होता है, ठीक है, P माइनस पी नॉट होता है, ये याद ही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला को, हाँ सेकेंड लॉ ही होता है, थर्ड लॉ गलती से मैं बोला था, बी ही होगा, ठीक है, ये बता दीजिए, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी लिख देता हूं, P इक्वल टू होता है एक्चुअल एफर्ट, और P नॉट जो होता है वो आइडियल एफर्ट होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which of the following theorem is used for the equilibrium of the body applied with three concurrent coplanar forces? Three concurrent coplanar forces, बताइए क्या होगा। आइडियल एफर्ट क्या होता है, अब्दुल हनान पूछ रहे। देखिए आइडियल ये होता है कि जो हम चाहते हैं, आइडियल एक इंग्लिश का वर्ड है सिर्फ, तो आइडियल मतलब हम चाहते हैं कि मतलब मौसम देखिए जैसे मौसम अभी ठंड लग रही है ज्यादा, इंसान परेशान है, सभी परेशान है, अरे यार ठंड बहुत है, कुछ दिन में गर्मी आ जाएगी उससे परेशान हो जाएगा, बारिश आएगी उससे परेशान हो जाएगा, लेकिन इस बीच में एक मौसम आएगा जब ठंडी कम होगी और गर्मी भी नहीं रहेगी, तो बोलेंगे अरे ये मौसम बहुत
सुहाना है, आइडियल मौसम है एकदम, ना गर्मी लग रही है ना ठंडी लग रही है, तो वो है आइडियल जो हम चाहते हैं। लेकिन एक्चुअल जो है, जो हम फील करते हैं, एक्चुअल जो है हम जो फील करते हैं, ठीक है। और एक चीज देख लीजिए, जैसे आइडियल है, आइडियल क्या है, जो एक्सपेक्टेशन है, जैसे आप सोचते हैं कि ये चीजें मेरे साथ होना चाहिए। अच्छा, आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोग ये सोच सोच कर नहीं पढ़ते हैं कि उनका टाइम ही खराब है, टाइम अच्छा नहीं है, थोड़ा अच्छा टाइम आएगा, आइडियल टाइम आएगा तो पढ़ूंगा। मतलब आइडियल टाइम मतलब पैसे का घर में टेंशन हो, घर वाले परेशान ना कर रहे हो कि कब बेटा नौकरी लगेगी, कब तेरी शादी होगी, ठीक है। एक आपको रूम मिल गया प्रॉपर, जहां उस रूम में कोई नहीं आ रहा, बराबर लाइट है, लाइट कटा तो सोलर भी है, उससे लाइट आ रहा, गर्मी नहीं लग रही है, एसी वेसी भी है, सब कुछ है, तो ये एकदम आइडियल है। उस सिचुएशन में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन वो वैसा समय कभी आता नहीं है, तो जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन में पढ़ना होता है। तो ये हो गया आइडियल का मीनिंग। अब टेक्निकल टर्म में बताता हूँ आइडियल क्या है। आइडियल है कि हम चाहते हैं कि ऐसा हो, मतलब इसका रिजल्ट है, हमें इसका आउटपुट जो है इतना मिले, बट उतना आउटपुट मिलके मतलब आप समझिए कि 100 आउटपुट में, मतलब इफिशियंसी की बात करें 100 मिले, लेकिन नहीं मिला, नहीं मिला, 100 में से आपको 85 मिला, तो ये 85 जो है वो एक्चुअल है, ठीक है। और ये आइडियल था, इतना आपने सोचा था, ये होना चाहिए था, बट ये नहीं हुआ, ठीक है, समझ गए। अब देखिए, ये आंसर सबका सही है, लैमिश थ्योरम। यहीं से क्वेश्चन 3-4 आएगा, इस टाइप से लैमिश थ्योरम होता है। एक पॉइंट होता है, इसका नाम क्या होता है, कोई बताएगा क्या? पी क्यू आर ऐसे होता है, और ऐसे होता है कुछ अल्फा, बीटा और गामा। ये फॉर्मूला रटने की कोशिश मत कीजिएगा, रटेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। अगर अल्फा यहां मैं लिखा हूं, अगर यहां लिख दूंगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यहां बीटा है यहां हो गया तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। और मैं ये गलती कर चुका हूं, इसलिए बता रहा हूं, जब एकेडमी में था इंजीनियरिंग में, तो मैं ये रट लिया था पूरा, पी अपन साइन अल्फा, क्यू अपन साइन बीटा, आर अपन साइन गामा, ऐसे रट्टा मार लिया था, और ये चेंज हो गया था और गलत हो गया था, मार्क्स गलत हो गया था, ठीक है। और वो ये काम मैंने यूनिट टेस्ट जो होता है ना कॉलेज का, छोटे छोटे टेस्ट, उसमें किया था, और टीचर आकर मुझे बताए थे, तब मुझे समझ में आता, अच्छा ये मामला यहाँ है। एक मिनट, अब इसका फॉर्मूला मैं बताऊंगा, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 कंकरेंट फोर्सेस, मतलब देखिए 1 2 3, 3 कंकरेंट फोर्सेस। कंकरेंट का मतलब कि एक ही सेम पॉइंट पे मीट कर रहा है, मतलब ये सेम पॉइंट है, सारा फोर्स जो है एक ही जगह मीट कर रहा, तो इसको बोलते हैं कंकरेंट फोर्सेस। और 3 कंकरेंट, तो 3 कंकरेंट है, और ये होता है लैमिश थ्योरम, ठीक है। और आपको एक पूछेगा, 3 कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस है, कंकरेंट ही नहीं है, कोप्लेनर भी है, मतलब सेम पॉइंट पे भी है और सेम प्लेन में भी है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा लैमिश थ्योरम इज, ठीक है, तो इसका आंसर होगा कॉन्करेंट, कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर। कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर होता है लैमिश थ्योरम। ये आज ही या कल मैं वहां पे सुबह सुबह मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ ना, एनसीएल का टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग अगर ज्वाइन नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आज या कल मैं पोस्ट किया था, यही क्वेश्चन, ठीक है, कल शायद किया था। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला देखिए कैसे बनता है। इसका डेफिनेशन जो है, उसके डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे तो एक फोर्स जो होता है ना, उसके एक अपोजिट एंगल के बराबर होता है, अपोजिट एंगल ऑफ साइन ऑफ अपोजिट एंगल होता है। फोर्स जो होता है साइन ऑफ अपोजिट एंगल होता है। मतलब अगर आप P ले रहे हैं, तो P के फोर्स का अपोजिट में एंगल जो है बीटा है, तो ये आएगा साइन बीटा, ठीक है, इक्वल टू Q ले रहे हैं, तो Q के अपोजिट में जो है गामा है, तो क्या होगा साइन गामा, ठीक है। और R ले रहे हैं
तो ये होता है आर के अपोजिट में अल्फा है, ये गामा है ना, ये गामा था, साइन गामा, और आर के अपोजिट में अल्फा है तो साइन अल्फा है। ठीक है, अब देखिए, अब ये कुछ एग्जाम में देखेंगे तो अल्फा बीटा फिर गामा होता है, लेकिन मैंने उल्टा लिख दिया ताकि आप फॉर्मूला को याद ना करें, आप समझे कि क्या होता है। ठीक है, ठीक है ना। आया आप समझ में? अब आप लोग कभी गलती नहीं करेंगे। अच्छा, चंद्रभूषण बोल रहे हैं कि प्लेन अलग है। हाँ, बता दे रहा हूं प्लेन अलग आपको क्यों लग रहा। आपने ट्राइपॉड वाला एग्जांपल देखा था ना, ये ट्राइपॉड है तो अलग प्लेन है, यहाँ पे फोर्स हो रहा है। फोर्स जो है यहाँ पे, एक कैमरा का फोर्स यहाँ पे लग रहा था और अलग अलग प्लेन में जा रहा था, वो अलग था। यहाँ पे क्या है, एक ऐसा फोर्स है, ऐसा फोर्स है, मतलब ऐसा फोर्स है, ऐसा। ये लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, ये लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, ये खुद फोर्स है, ये खुद फोर्स है। मैं इतना बड़ा लाइन लिख दिया, ये पॉइंट पे मैं सिर्फ ऐसे कर देता, ऐसे ऐसे छोटा सा, तो ये लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, ये खुद फोर्स है। और फोर्स जो है यहीं पे एक ही पॉइंट पे मिल रहा और एक ही प्लेन पे मिल रहा है। प्लेन का मामले मान लीजिए कि एक यहाँ पे लाइन होगा, एक प्लेन होगा, तो उसी प्लेन पे सारा फोर्स एक्ट हो रहा है। अलग प्लेन पे जब एक्ट होता तो कैसा होता कि एक यहां रहता, इसका एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा, कैसे बताऊं आपको। चलिए इसको एग्जाम्पल थोड़ा बाद में मैं बता दूंगा, इसका एग्जाम्पल मुझे ध्यान में नहीं आ रहा कि चीजों को जो आप पूछ रहे हैं। बाकी इसका एग्जाम्पल जो है यहाँ पे ये सही है। ठीक है, एक बार आप अपने नोट्स देखेंगे फर्स्ट क्लास का ही, तो आपको इसको दिखेगा। ओके, कोप्लेनर कॉन्क्रेंट का सब पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको दिखेगा। हाँ, प्लेन समझ के कंफ्यूज नहीं होना है, ये लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, ये फोर्स है, खुद फोर्स है वो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ओके, अब आते हैं द टेंशन, आंसर बताया था क्या इसका? हाँ, द टेंशन इन द केबल सपोर्टिंग अ लिफ्ट इज मोर व्हेन द लिफ्ट इज, एक लिफ्ट है उसमें केबल है, ठीक है, ये लिफ्ट है, ठीक है, एक केबल है और यहाँ पे टेंशन है T। ठीक है, द टेंशन इन द केबल सपोर्टिंग अ लिफ्ट इज मोर व्हेन द लिफ्ट इज, टेंशन ज्यादा कब होगा? लिफ्ट ऊपर जाएगा तब होगा या नीचे जाएगा तब होगा? बताइए। देखिए, ये लिफ्ट है, इसका कुछ मास होगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन भी होगा ऊपर जाएगा तो, और इस पे मास है, यहाँ पे ग्रेविटी भी तो फोर्स एक्ट होगा, ग्रेविटी फोर्स एक्ट होगा, मतलब डाउनवर्ड ग्रेविटी फोर्स एक्ट होगा, और एक टेंशन है अपवर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? राइट आंसर है मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट आंसर है। नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, मूविंग अपवर्ड विथ एक्सीलरेशन, इसमें एक्सीलरेशन है। ठीक है, मूविंग अपवर्ड विथ एक्सीलरेशन, यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ ऐसे, तो देखिए अपवर्ड है, ये ध्यान से देखिए मैं जो लिख रहा हूं, अपवर्ड, लिफ्ट ऊपर के तरफ जा रहा है, अपवर्ड, मैं मूविंग लिख देता हूं, फिर से यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, मूविंग अपवर्ड। इसके ऊपर इसलिए बता रहा हूँ कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, न्यूमेरिकल आता है। मूविंग अपवर्ड होगा तो टेंशन इक्वल टू होगा, क्या होगा, M इंटू G प्लस A होगा। ठीक है, अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो। मूविंग डाउनवर्ड, मूविंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड में क्या होगा, टेंशन जो होगा M इक्वल टू G माइनस A होगा, माइनस होगा, यहाँ पे अपवर्ड जा रहा था तो प्लस था, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, कहीं कहीं फार्मूला में देखेंगे तो M जो होगा, ये M जो होगा, ये मास एक कैपिटल दिया हो तो कैपिटल और स्मॉल से कंफ्यूज नहीं होना है, सेम चीजें हैं।
ये याद रखिएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। बनाकर दिखा दो न्यूमेरिकल एक। चलिए एक न्यूमेरिकल भी आगे बताता हूँ आगे क्वेश्चन में। तो 1 मिनट मैं थोड़ा आ जाता हूँ, आप तब तक ये क्वेश्चन करिए। नहीं, ये क्वेश्चन मैं बता के जाता हूँ और दूसरा क्वेश्चन मैं दूंगा आपको करने के, ठीक है। चलिए, व्हेन अ बॉडी फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स इट पोजेस। एक कोई बॉडी है, फ्रीली ग्रेविटेशनल फोर्स से वो फॉल हो रहा है, नीचे गिर रहा, तो उसमें कोई वेट नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा नो वेट, राइट। अगला क्वेश्चन आपको दूंगा, एन एलिवेटर वेट 1000 kg attain an upward velocity of 4 meter per second in 2 seconds with uniform acceleration, the tension in the supporting cable will be। जो फॉर्मूला बताया था उसी पे सॉल्व कीजिए और मैं आता हूं। ओके, एन एलिवेटर वेट W इक्वल टू 1000 kg, ठीक है, वेट है। एंड अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, अपवर्ड वेलोसिटी यानी ये मान लीजिए, या वेलोसिटी मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। 4 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, यही पे क्वेश्चन है फंसा हुआ। 4 मीटर पर सेकेंड चल रहा 2 सेकेंड में, तो एक्सीलरेशन जो होगा वो होगा 4/2, 2 सेकेंड में चल रहा मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा एक्सीलरेशन। यही क्वेश्चन था। विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन द टेंशन सपोर्टिंग केबल विल बी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा, अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा, तो T इक्वल टू हम लोग लगा देंगे M इंटू जी प्लस ए, ये फॉर्मूला हमारे पास था। मास हमारा हमें दिया नहीं है, नहीं दिया है ना मास, तो W इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी होता है ना, तो मास इक्वल टू क्या होगा, W बाई जी होगा। तो W वेट कितना है, 1000 है, 1000 और जी कितना है 9.81, 9.81 है, 9.81, ये 9, इसको 10 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, तो इससे एक जीरो कट जाएगा, तो 100 हो जाएगा मास, 100 kg, ठीक है, 100 kg हो जाएगा मास, 100 इंटू फिर यहाँ पे लिख दिया 9.81, 9.81 प्लस ए कितना हो गया 2 हो गया। 9.81 को यहाँ भी हमने 10 ही सब वो ये करेंगे, रखेंगे कि ये 10 है, ठीक है, ये जो है वो क्या है 10 है, तो 10 प्लस 2 12 हो गया, तो 100 इंटू 12 जो हो गया वो क्या हो गया 1200, यानी 1200 न्यूटन जो होगा वो टेंशन हो जाएगा, 1200 न्यूटन टेंशन हो जाएगा। आ गया। अब सीधा सीधा ऐसे ऑप्शन हो ना, पॉइंट में नहीं हो, तो हम जी का वैल्यू 9.81 की जगह 10 ले लेंगे, 10 ले लेंगे, ठीक है। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which of the following terms can also be used to state the dynamic equilibrium? Dynamic बताइए, सॉरी। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन पे ही मेरे ध्यान दिए होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो था जिसमें डायनेमिक काइनेटिक का एग्जांपल दिया था, तो आप एक क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, ठीक है। तो होगा डायनेमिक मतलब क्या हो जाएगा, काइनेटिक इक्विलिब्रियम, आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। क्योंकि डायनेमिक में पहले भी बताया था क्या होता है, काइनेटिक होता है और दूसरा जो होता है वो काइनेमेटिक होता है, काइनेमेटिक। इसमें जो होता है इसमें फोर्स को कंसीडर करते हैं, फोर्स, कंसीडरिंग फोर्स, और इस ये पे जो होता है विदाउट फोर्स होता है, विदाउट फोर्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, वहीं से थोड़ा सा बदल कर आ गया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, when the position of the body is either in rest or in uniform velocity then the body is said to be। एक बॉडी का पोजीशन है या तो रेस्ट है यानी रुका हुआ है, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, बस आराम आराम से एक सेम स्पीड पे चल रहा है, तो उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम, मतलब इक्वल है, इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। आंसर होगा डी, ठीक है। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
A fan rotate at constant speed of 60 rpm, the total angular displacement it makes in 10 second is, बताइए। इसका आंसर बता देंगे तो सही होगा। है कोई इसका आंसर बताने वाला? चलिए मैं बता देता हूं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा इक्वल टू होता है, आप सबको पता है 2 पाई n अपन 60 होता है, 2 पाई n अपन 60 होता है। यहां पे क्या दिया है? अ फैन रोटेट एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 आरपीएम, n दिया हुआ है। The total angular displacement it makes in 10 second. तो in 10 second angular displacement will be 10 second में angular displacement होगा, वो होगा 2 pi n in upon 60 into 10 second बोला, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब क्या है, इसको करेंगे इधर 2 पाई n के जगह पे 60 आरपीएम दिया है, 60 रख लीजिए और यहाँ पे 60 करिए और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पाई को छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि सॉल्व करने से पहले मैं क्या बोला हूँ, ऑप्शन को देख लेना है। ऑप्शन में साथ में पाई है तो पाई को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 3.14 वैल्यू जो है या 22/7 वो वैल्यू नहीं लिखेंगे। ये 60 को 60 से चीर दीजिए और 10 टू जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 20 पाई रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड। तो हो जाएगा, यहाँ गया, ये हो जाएगा डी 20 पाई रेडियन। आया समझ में? राइट है बहुत लोगों का आंसर। चलिए अगला कदम बढ़ाते हैं, ठीक है। बस 10 मिनट में और खत्म हो जाएगा। 10 मिनट ध्यान से देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद खाना बनेगा, खाइएगा, मुझे भी भूख लग गई है। तो बस यही क्वेश्चन जो है जिसमें दिमाग लगाना है, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम संभाल के बैठे रहिए, बस 10 मिनट में इसको उड़ा देता हूं मैं, ठीक है। A bucket of water weighing 10 kg is pulled up from a 20 meter deep well by a rope weighing 1 kg per meter length. Then the work done is, ठीक है। ये है, चीजें समझ में आया? नहीं आया होगा, ठीक है। बकेट है जिसका वेट जो है वो 10 kg है, ठीक है। फ्रॉम 20 मीटर डीप वेल, और 20 मीटर डीप वेल मतलब वेल क्या होता है, कुआं। वो बकेट का वजन जो है 20 किलो का बकेट है, वो एक कुएं में उसको डाला गया। जो कुएं की गहराई है वो 20 मीटर की है, 20 मीटर। बाय रोप यानी रस्सी से डाला गया। वेइंग 1 kg पर मीटर लेंथ, जो किसका वेट है, ये तो बकेट का हो गया। और ये जो है पुल अप फ्रॉम 20 मीटर डीप वेल बाय रोप वेइंग 1 kg पर मीटर लेंथ, ठीक है। रस्सी का बता रहा क्या, रोप वेट। रोप का वेट जो है 1 kg पर मीटर है। 1 मीटर में 1 kg है। तो वो डीप कितना है, कुआं गहरा कितना है, 20 मीटर है। तो 1 kg पर मीटर में है, तो 20 मीटर में कितना हो जाएगा, 20 into 1, तो ये हो जाएगा 20। रोप का वेट भी कितना है, 20 है। तो हम निकाल लेंगे वर्क डन, ठीक है। और हाँ, इसको जो है डीप वेल है तो इसको डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि डिस्टेंस या हाइट जो है, जो भी बोलिए, वो 20 मीटर का है, ठीक है। तो वर्क डन निकालना है हमें। वर्क डन मतलब रोप, आप लिख लेंगे रोप इनटू डिस्टेंस, ठीक है। रोप का वेट ऑफ रोप लिखना चाहिए था मुझे। वेट ऑफ रोप इनटू डिस्टेंस प्लस वेट ऑफ
क्या है, बकेट, बकेट इनटू डिस्टेंस। तो रोप का वेट कितना है, 20 है, और डिस्टेंस भी 20 है, ठीक है। प्लस वेट ऑफ बकेट कितना है, 10 है, और उसका डिस्टेंस जो है उसमें भी 20 है, और कुछ नहीं है। 20 इंटू 20, 2 दूना 4, 400, प्लस 10 दूना 20, 200, तो 20, 200, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, 400 प्लस 200, 600। वर्क डन है, वर्क डन केजी पर मीटर होगा, केजी पर मीटर, ठीक है। तो क्या हो गया आंसर, डी हो गया, 600 केजी पर मीटर। कुछ था, नहीं था, ठीक है, नहीं था ना, डी हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब 5 मिनट में बस खत्म हो जाएगा क्लास आज का। देखिए, when the spring of watch is on it possesses, अगर वॉच में स्प्रिंग होता है, जो पहले सुई देने वाली घड़ी होती थी ना, सुई घुमाना पड़ता था सुबह उठ के, आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, पहले सुई घुमाना पड़ता था, बैटरी नहीं होती थी, तो घुमाते थे, उस हिसाब से चलता था। जैसे आजकल टॉय देखेंगे कि उसमें चाबी दे देते हैं, घुमा देते हैं, फिर छोड़ते हैं तो भागता है, वो भी बहुत पुराना हो गया खिलौना, अब तो बैटरी वाला आ गया है। तो जो उसके ऊपर वॉच में जो स्प्रिंग जो है लपेटा हुआ है, कौन मतलब लपेटा हुआ है, उसमें कौन सा एनर्जी होता है, तो उसमें होता है पोटेंशियल एनर्जी, उसमें होता है पोटेंशियल एनर्जी। एक बार स्प्रिंग को घुमा दिए ऐसे, चाबी को हट दिए और उसको छोड़ देते, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उससे आगे वो बढ़ेगा, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो एनसीएल में पूछा गया था, ठीक है। अब जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वो क्वेश्चन का लेवल था एनसीएल में, उससे हाई लेवल हर टाइप का क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने वाला हूं, जो कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व करेंगे। मेरा ऐसा नहीं है मकसद कि जो लास्ट ईयर का पेपर हुआ उसी हिसाब से उस लेवल का ही सिर्फ पढ़ाऊं, उस लेवल का तो पढ़ाना ही है, साथ साथ हर लेवल का पढ़ा देना कि क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आए, कैसा भी आ जाए तो, ठीक है। क्योंकि 3 साल हो गया, 3 साल पहले एग्जाम हुआ था एनसीएल का, उस समय एनसीएल का ऑफलाइन एग्जाम था, एनसीएल खुद पेपर सेट किया। इस बार ऑनलाइन एग्जाम है, या तो टीसीएस को पेपर देगा या आईबीपीएस को देगा, और इन लोग किसी थर्ड पार्टी से पेपर बनवाते हैं, ठीक है। तो वो पेपर कैसा भी हो सकता है, किस थर्ड पार्टी मतलब किसी से भी, किसी भी कि कोई एकेडमी हो गया, कोई इंस्टीट्यूट हो गया, कोई कॉलेज हो गया, कोई प्रोफेसर हो गया, उसी से क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बस बताऊंगा, उस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो एनर्जी का यूनिट ऐसे ऐसे पूछता है, एनर्जी का और वर्क डन का सेम यूनिट होता है, वर्क और एनर्जी सेम होता है। तो जूल, न्यूटन मीटर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सारे आंसर सही है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। यूपीएससी, मेरे नजर में यूपीएससी और गेट एग्जाम है, कैट एग्जाम है, मतलब इंजीनियरिंग का तो मैं बोलूंगा इंजीनियरिंग, चाहे ऐसे बड़े बड़े एग्जाम की बात कर रहा हूँ, यूपीएससी और गेट, इसके अलावा ना, इसके अलावा कोई भी एग्जाम है, कोई भी क्वेश्चन रेडी करने पे मेहनत ही नहीं करता है। 10-20% क्वेश्चन कोई बना दे तो बना दे, आप मिला लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा कहीं ना कहीं पीएसयू, कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर देते हैं, या कहीं इधर उधर से उठा के कर देते हैं, समझे, ऐसे ही होता है एग्जाम में। देखिए अब, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। वर्क और एनर्जी सेम चीज है, तो एसआई यूनिट क्या है उसका, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर होगा बी, बी होगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, द क्वांटिटी विच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज। ये जो बोला ना 5-6 क्वेश्चन लास्ट में बताऊंगा, वही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, और इसी टाइप से हो सकता आ जाए, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इसके पहले तो आपको मैं रेडी कर रहा था बड़े लड़ाई के लिए, अभी देखिए ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम जहां भी आ गया तो वहां आप ऑप्शन में फोर्स खोज लीजिएगा, कोई भी फोर्स हो, फोर्स होना चाहिए,
तो ये है फोर्स, राइट आंसर डी हो गया। एक्टिव फोर्स हो या और कौन कौन सा फोर्स है, एक दो फोर्स है आगे बताता हूं मैं। और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखिए, हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ, यहां भी आ गया है मोमेंटम, तो यहां पे भी फोर्स खोज लीजिए। तो ये है अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अब अपोजिट फोर्स तो परपेंडिकुलर तो नहीं होगा ना, फोर्स खोजना है। जहां भी मोमेंटम आ गया, क्वेश्चन कैसा भी सेट किया हो, आप फोर्स खोजिएगा, एक्टिव फोर्स है, ठीक है। एक और बताता हूं, एक और आ जाइए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू, आ गया मोमेंटम, सब एक ही क्वेश्चन है, तो क्या होगा इसका, इसका होगा एक्टिव फोर्स। इसके पहले क्या था, अप्लाइड फोर्स था। ये क्या है, ये क्या है, एक्टिव फोर्स है। अब रिएक्टिव फोर्स तो नहीं होगा ना, रिएक्टिव जो होता है कि एक एक्ट कर रहा और उसके बदले वो रिएक्ट हो रहा, तो रिएक्टिव नहीं हो रहा, इतना तो समझ में आएगा। तो मोमेंटम जहां जाएगा फोर्स खोज लीजिएगा, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन ऐसे आता है, इसलिए मैं ये आपको बताया हूं, ठीक है, इसलिए आप लोग को बताया हूं। और अप्लाइड फोर्स, इसको एक बार और बता देता हूं, अप्लाइड फोर्स को ही बोला जाता है इम्प्रेस्ड फोर्स। इम्प्रेस्ड फोर्स, यही मैं भूल रहा था, अभी याद आया, इम्प्रेस्ड फोर्स। तो ये भी ऑप्शन में हो सकता है इम्प्रेस्ड फोर्स। ये किससे रिलेटेड है, मोमेंटम से रिलेटेड है, मोमेंटम से रिलेटेड है, ठीक है। इम्प्रेस्ड फोर्स याद रखिएगा, ठीक है। If a light and heavy body have equal kinetic energy of translation there, ये क्या बोल रहा है, लाइट मतलब फोकस मारने वाला लाइट नहीं है, एक बॉडी है, एक लाइट बॉडी है, एक हेवी बॉडी है, एक हल्का है, एक भारी है, ज्यादा भारी है, ठीक है। हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, उसमें काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, मतलब ऐसे मान लीजिए कि फेंक रहे हैं किसी बॉडी को या धक्का मार दिए, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी होता है, जो बॉल वाले में एग्जांपल बताया था, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी सेम है। अब ट्रांसलेशन देर, वो ट्रांसलेट हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो क्या होगा, अब ट्रांसलेशन देर, तो उसमें मोमेंटम की बात कर रहा, सब में मोमेंटम है, देख लीजिए मोमेंटम। तो मोमेंटम किसमें ज्यादा होगा, मोमेंटम किसमें ज्यादा होगा, तो बताइए। तो ये राइट आंसर ये हो जाएगा, लाइटर बॉडी विल हैव ए स्मॉलर मोमेंटम, क्योंकि बॉडी का मास अगर कम होगा तो उसमें मोमेंटम भी कम होगा, मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम ज्यादा होगा ना। देखिए, काइनेटिक एनर्जी आपको बताया था हाफ mv² होता है, और मोमेंटम जो होता है इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो जिस बॉडी का मास कम होगा उसका मोमेंटम कम होगा, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया, आ गया समझ में, चलो। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट जो है 38 क्वेश्चन में हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की लगभग क्वेश्चन हमने कवर किया है, ठीक है। पार्ट 1 में लगभग क्वेश्चन कवर कर दिया हर यूनिट का। तो थ्योरी क्लास जो है आप अपने रिकॉर्डेड क्लास से जो आपके कोर्स में उससे रिवाइज कर लेना है, और देखता हूं कि कुछ अलग क्वेश्चन होगा तो एक सेशन एमसीक्यू का और भी ले लेंगे, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेकर, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉन्ग जो है वो स्टार्ट कर देंगे। और टेस्ट बहुत लोग बोल रहे थे अभी से ही टेस्ट देना है, तो मैं कल कोशिश करता हूं कि मतलब संडे टू संडे हम लोग टेस्ट रखने वाले हैं, ये तो आपको बताया हूं, या बीच में 2 वीक में 2 टेस्ट भी हो सकता है। अगर इच्छा हुई, अगर टाइम मिला तो कल टेस्ट, मतलब इतना जल्दी टेस्ट की जरूरत नहीं है, पर हो सकता है तो ये टेस्ट मैं दे दूंगा, ठीक है। और टेस्ट आप देंगे तो ईमानदारी से टेस्ट देंगे, आपके पास सारा मटेरियल है, मटेरियल से देखना नहीं है, ठीक है। टेस्ट ईमानदारी से देना है, ठीक है, अपने आप को धोखे में नहीं डालना है।